आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने वाले हैं कि किस तरह एक बादशाह ने अपने छोटे बेटे की शादी एक बंदरिया के साथ कर दी। आखिर शहजादे ने ऐसी कौन सी खता की थी जो बादशाह ने उसकी शादी एक बंदरिया के साथ कर दी, और फिर जो कुछ भी हुआ वह सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग किस किस शहर से या मुल्क से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है। किसी दूर दराज के मुल्क में बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के 3 बेटे थे और अब तीनों जवान हो चुके थे। तो बादशाह और मल्लिका को उनकी शादी की फिक्र हुई। बादशाह के तीनों बेटे बहुत ही बहादुर थे। वह हर फन में माहिर थे। उस वक्त में उन जैसा बहादुर कोई न था, चाहे तीरंदाजी हो या घुड़सवारी हो या तलवारबाजी हो। शहजादे हर काम में अपनी मिसाल आप थे। मुल्क की रियाया भी खुश खुर्रम जिंदगी बसर कर रही थी। किसी किस्म की परेशानी न थी। बादशाह को अपने बहादुर बेटों के लिए दुल्हन भी उन्हीं की जैसी चाहिए थी। इसीलिए बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया। वजीर अपनी दानिशमंदी के लिए पूरे महल में मशहूर था। वजीर बहुत ही ज्यादा अक्लमंद था। बादशाह ने वजीर को अपने पास बुलाया और उसे अपना ख्याल बताया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, शहजादों की शादी का ख्याल दुरुस्त है और अब शहजादों की उम्र भी शादी की लायक हो गई है। बादशाह ने कहा, लेकिन शहजादों के लिए शहजादी भी उन्हीं की लायक होनी चाहिए। कोई भी ऐसा मशवरा दो जो तीनों शहजादों को अपनी अपनी दुल्हन मिल जाए। हम यह नहीं चाहेंगे कि दुल्हन अमीर हो या गरीब। हमें अपने शहजादों की पसंद की शादी करनी है। वजीर ने कहा, हमें इस बारे में शाही नजूमी से मशवरा करना चाहिए, वही बताएंगे। तब बादशाह ने 2 सिपाहियों को शाही नजूमी को दरबार में बुलाने के लिए भेजा। सिपाही उसके घर गए और जाकर बादशाह का पैगाम सुनाया कि बादशाह सलामत ने आपको दरबार में तलब फरमाया है। नजूमी दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से अर्ज की, जहां पनाह आपने मुझे बुलाया। तब बादशाह ने उसे सारा वाकया कह सुनाया। बादशाह की बात सुनकर नजूमी ने कहा, 2 दिन बाद आकर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है और कहीं शादी में कोई रुकावट तो नहीं आने वाली। ये कहकर शाही नजूमी अपने घर वापस चला गया और जब तीसरे दिन में दरबार में आया तो उसने बादशाह को अपनी एक राय से डरा दिया। उसने बताया कि तीनों शहजादे बहुत ही बुलंद किस्मत वाले हैं, लेकिन उनकी शादी करना आसान नहीं है। आपके एक शहजादे की शादी में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात आने वाली है, लेकिन वह लड़का कौन है यह मैं आपको नहीं बता सकता। आप ऐसा कीजिए, इनको मेरे साथ जंगल में भेज दीजिए, मैं कोई तरकीब करता हूं। इसके बाद बादशाह ने ऐसा ही किया और उसने नजूमी के साथ तीनों शहजादों को जंगल में भेज दिया। वहां पर एक दरख्त के पास जाकर नजूमी ने कहा, तुम तीनों बहुत ही बहादुर हो और बहुत ही अच्छे तीरंदाज माने जाते हो। चलो अपनी अपनी कमानों से तीर निकालो और आंखें बंद करके एक एक तीर इस दरख्त की तरफ छोड़ दो। तीनों बेटों ने तीर कमान से लगाकर छोड़ दिए। बड़े बेटे का तैर तुर्की की एक बहुत बड़ी रियासत की तरफ चला गया। दूसरे बेटे का तीर जरगान की रियासत की तरफ चला गया। तीसरे बेटे ने जो तीर चलाया था वह पेड़ पर बैठी एक बंदरिया को लग गया था। वह बंदरिया पेड़ से उतर आई। इस तरह बादशाह ने अपने पहले बेटे की शादी तुर्की की तरफ रियासत में और दूसरे बेटे की शादी जरगान की रियासत में और तीसरे बेटे की शादी उस बंदरिया के साथ कर दी। बादशाह का तीसरा बेटा, जिसको सब सुलेमान कहते थे, बहुत ही ज्यादा उदास था, लेकिन वह शर्मिंदा था कि उसकी शादी एक बंदरिया के साथ हुई है। लेकिन उसकी मजबूरी थी, वह अपने वालिद की बात को नहीं टाल सकता था, इसलिए वह खामोश हो गया। सभी शहजादों की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हुई। मुल्क में कई दिनों तक जश्न चलता रहा। महल में भी बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गईं, मगर शहजादों की ख्वाहिश उनको रहने के लिए अलग अलग महलों के इंतजामात कर दिए गए। छोटे शहजादे सुलेमान ने बादशाह से कहा था कि मैं अलग महल में रहूंगा, मैं यहां पर ना रहूंगा, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं किस तरह अपनी वालिद और भाइयों का सामना करूंगा। मेरे भाई अपनी बीवियों के साथ खुश रहेंगे और मुझे अब इस बंदरिया के साथ जिंदगी बसर करनी होगी, क्योंकि सभी शहजादे अलग अलग महल चाहते थे। इसलिए दोनों बड़े और छोटे शहजादे सुलेमान के लिए अलग अलग महल का इंतजाम कर दिया गया। शहजादा सुलेमान और बंदरिया अपने महल में रहने लगे।
दोनों बड़े शहजादे अपनी अपनी बीवियों के साथ बहुत ही खुश थे और अपने अपने महल में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर छोटे शहजादे के पास तो दुल्हन के नाम पर एक बंदरिया थी। वह बहुत परेशान और शर्मिंदा रहता था। इसी तरह रहते रहते कुछ वक्त बीत गया। एक बार बादशाह और उनकी मल्लिका ने कहा कि हम अपनी बहुओं का सलीका देखना चाहते हैं, लिहाजा उनको एक एक रूमाल कढ़ाई करने के लिए दिया गया। दोनों बहुएं अपना अपना हुनर दिखाने के लिए बहुत ही मेहनत से रूमाल पर खूबसूरत बूटे बनाने लगीं। लेकिन छोटा शहजादा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि मेरी बीवी तो एक जानवर है, एक बंदरिया है, उससे यह सब कुछ कहाँ होने वाला है। वह परेशानी के आलम में अपने महल में टहल रहा था कि बंदरिया उसके पास आई और उससे पूछा, आप क्यों उदास हैं? शहजादे ने उसे कुछ न बताया, चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। जब बंदरिया ने ज्यादा इसरार किया तो शहजादे ने उसे बताया कि अम्मा हुजूर और अब्बा हुजूर अपनी बहुओं का हुनर देखना चाहते हैं और उन्होंने उन दोनों अपनी बड़ी बहुओं को भी रूमाल कढ़ाई करने के लिए दिए हैं। वह देखना चाहते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा रूमाल कढ़ाई करके देता है। जब यह बात बंदरिया को पता चली तो उसने शहजादा सुलेमान से कहा कि जाओ और वह रूमाल लेकर आओ, मैं रूमाल पर कढ़ाई कर लूंगी। शहजाद रूमाल ले आया और बंदरिया अब रूमाल पर कढ़ाई करने लग गई। जब सब रूमाल बनकर तैयार हो गए तो बादशाह और मल्लिका को इत्तला दी गई। बादशाह और मल्लिका सहन में आए, जहां पर वह तीनों रूमाल खूबसूरती से सजाए गए थे। सब खूबसूरत कढ़ाई में सजे हुए थे। बादशाह और मल्लिका ने तीनों बहुओं के अलग अलग रूमाल देखे। तीनों ने बहुत अच्छी कढ़ाई की थी, लेकिन जो कढ़ाई छोटे शहजादी की बीवी बंदरिया की थी वह बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसको देखकर बादशाह और मल्लिका हैरान रह गए। दोनों बड़ी बहुओं को भी बहुत बड़ा धक्का लगा कि यह बंदरिया कैसे हम दोनों से अच्छी कढ़ाई कर ली। वह दोनों गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा और चुपचाप वहां से चली गई। इसी तरह कुछ अरसा और बीत गया। एक दिन मल्लिका ने बादशाह से कहा कि मैं मुलाजिमों के हाथ का खाना खा खाकर तंग आ चुकी हूं। मैं अपनी बहुओं के हाथ का खाना खाना चाहती हूं। इस तरह हम अपनी बहुओं के हाथों का हुनर भी देख लेंगे कि वह किस तरह का खाना बनाती है। जब तीनों शहजादों को अपने पास बुलाकर मल्लिका और बादशाह ने अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो शहजादे दोनों बड़े शहजादे बहुत ही खुश हुए और पुरजोश लहजे में कहा, क्यों नहीं अब हुजूर, हम अपनी बीवियों से आपके लिए जरूर खाना बनवाएंगे। लेकिन छोटा शहजादा खामोश रहा और वह उदास भी था कि किस तरह एक बंदरिया खाना बना सकती है। बादशाह ने जब उसकी तरफ देखा तो कहा, सुलेमान, तुम कुछ परेशान लगते हो। क्या बात है? क्या तुम हमें अपनी बीवी के हाथ का खाना खिलाना नहीं चाहते हो? सुलेमान ने कहा, नहीं अब्बा, हुजूर ऐसी बात नहीं है। मैं अभी जाता हूं और आपके लिए खाना बनवा कर लाता हूं। शहजादा अपने महल में आया और उदास होकर एक जगह बैठ गया। बंदरिया ने जब देखा कि शहजादा उदास बैठा है तो वह समझ गई, कोई ना कोई बात जरूर है। वह शहजादे के पास गई और उसे उसकी उदासी का सबब पूछा। शहजादा टालता रहा और कहा कि कोई बात नहीं है। लेकिन जब बंदरिया ने ज्यादा इसरार किया तब शहजादे ने बताया कि अब्बा हुजूर और अम्मा हुजूर अपनी बहुओं के हाथ का खाना खाना चाहती हैं। दोनों बड़े भाई अपनी अपनी बीवियों से खाना बनवाने चले गए, लेकिन मैं इसलिए उदास बैठा हूं कि तुम एक बंदरिया हो और किस तरह से खाना बना सकती हो। अगर मेरी बीवी भी एक औरत होती तो वह भी मेरे अम्मा हुजूर और अब्बा हुजूर के लिए अच्छा खाना बना देती। बंदरिया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना पका दूंगी। आप अपने अम्मा हुजूर और अब्बा हुजूर के लिए भिजवा दीजिएगा। शहजादे, सुलेमान ने हैरत से बंदरिया की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम खाना बना लेती हो और तुमने कहां पर खाना बनाना सीखा? तब बंदरिया ने कहा, अपनी अब्बा हुजूर के महल में मेरे अब्बा हुजूर को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसलिए मैं अक्सर उनके लिए खाना बनाया करती थी। शहजादा सुलेमान बंदरिया की ये बात सुनकर ठाका मारकर हंस पड़ा और कहा, मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो, लेकिन यह बताओ कि खाना बनाना आता है या नहीं, या मेरी बेइज्जती करवा दोगी। पहले ही मैं इतना शर्मिंदा हूं, कहीं पता चले मैं और ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊं। बंदरिया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खाना बना लूंगी। खाने का सामान लेकर आ जाइए, जो चीज बनवाना है बता दीजिए, मैं अभी खाना बना देती हूं, आप भिजवा दीजिएगा। बंदरिया ने बहुत मेहनत से खाना बनाया और शाम के वक्त सबके पकाए गए खाने दस्तरखान पर चुन दिए गए।
दोनों बड़ी बहुओं के खानों की खूब तारीफ हुई, लेकिन जब तीसरा दस्तरख्वान खुला और सब सालन के डोंगे खोले गए तो पूरा महल खुशबू से महक उठा। खाना इस कदर खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था कि सबकी नजरें बस उस पर जम गईं। और जब वह खाना बादशाह और मल्लिका ने खाया तो वह बहुत ही खुश और हैरान हुए, क्योंकि छोटी दुल्हन जो कि बंदरियां थीं, उसका बनाया गया खाना सबसे ज्यादा मजेदार था और सबसे ज्यादा नफासत से बनाया हुआ था। बादशाह और मल्लिका ने उस खाने की खूब तारीफ की, जिससे दोनों बड़ी बहुएं जल भुन गईं कि हम तो शहजादियां हैं, हमने उनके लिए खाना बनाया। लेकिन इन्हें उस बंदरिया के हाथ का खाना पसंद आया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मल्लिका और बादशाह ने एक बार फिर अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, हमारा दिल चाहता है कि हम सबको एक साथ देखें और हम सब एक साथ एक दिन महल में बताएं। इस बार छोटा शहजादा रो पड़ा। उसने सोचा खाने तक और रुमाल तक तो बात ठीक थी, मगर जब सब बहुएं एक जगह इकट्ठी होगी तो इन हसीन शहजादियों के बीच में मेरी बंदरिया बीवी कैसे जाएगी। लेकिन वह बादशाह और मल्लिका से इनकार न कर सका और अपने महल में लौट आया। जब बंदरिया ने शहजादे को उदास देखा तो उसके पास आई, लेकिन शहजादा गुस्से से बंदरिया पर बरस पड़ा और कहा, कैसे हर वक्त मेरे आस पास मंडराती रहती हो, जाओ यहां से और अपना काम करो। बंदरिया ने कहा, मैं तो सिर्फ आपकी परेशानी को जानने आई थी, शायद मैं उसको हल कर सकूं। शहजादा सुलेमान गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, मेरी परेशानी तो तुम हो। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जो मेरा तीर उसे दरख्त पर जाकर लग गया और मेरी शादी तुमसे हो गई और तुम मेरे पल्ले बांध ही गई। शहजादा बहुत ही गुस्से में था और गुस्से के आलम में बोला कि अब्बा हुजूर और अम्मा हुजूर चाहते हैं कि हम सब साथ में एक दिन बताएं, लेकिन तुम एक बंदरिया हो और मेरे दोनों भाइयों की बीवियां बहुत ही खूबसूरत शहजादियां हैं, तुम उनके बीच में जाकर कैसी लगोगी। मुझे इस बात से शर्मिंदगी होती है। बंदरिया ने शहजादे को तसल्ली दी और कहा, मैं वहां जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप वहां पर मत आइएगा, मैं डोली में बैठकर अकेली जाऊंगी। शहजादा तो पहले ही शर्मिंदा था, फौरन बंदरिया की बात मान गया। एक एक करके तीनों की पालकियां महल के सामने पहुंच गईं। सबसे पहले सबसे बड़ी दुल्हन पालकी से उतरी, जो बेहद ही हसीनो जमीन लड़की थी और गुलाबी लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूसरे बेटे की दुल्हन ने हरे रंग का लिबास पहना था और वह बहुत सारे खूबसूरत जेवर पहने हुए थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। और फिर जब सबसे छोटी दुल्हन पालकी से उतरी तो उसके खूबसूरत पैरों में, जो गोरे और सफ़ेद रंग के थे, खूबसूरत सोने की पाजेब जगमगा रही थी। और जब उसने अपनी पालकी की चादर उठाई और बाहर निकली तो मल्लिका और बादशाह तो उसे देखते ही रह गए। उसने खूबसूरत सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और वह एक शाहाना अंदाज में चलती हुई बादशाह और मल्लिका के पास आई और उन्हें अदब से सलाम किया। उसके बालों में अफशा चमक रही थी, गुलाबी चेहरा, खूबसूरत होंठ, फुर्तीला बदन, और वह एक फूलों की डाली सी महसूस हो रही थी। बादशाह और मल्लिका ने उसे देखा तो देखते ही रह गए। दोनों बहुएं भी उसे देखकर हैरान थीं। वह तो परिस्तान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। सब हैरान थी कि यह बंदरियां इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। वह उन दोनों के साथ जाकर बैठ गई। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसके चेहरे की रोशनी से सारा महल जगमगा रहा था। वहां पर मौजूद सब लोग हैरत से उस बंदरिया शहजादी को ही देख रहे थे। आज तक किसी ने इतनी खूबसूरत शहजादी ना देखी थी। किसी ने छोटे शहजादे को जाकर यह खबर पहुंचा दी कि उसकी दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है, एक परी के जैसी है। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। वह तो तुम्हारे दोनों भाइयों की बीवी से भी ज्यादा सुंदर है। शहजादे ने जब यह सुना तो उसके दिल में शहजादी को देखने का तजस्सुस पैदा हुआ और उसने अपनी शर्त तोड़ दी और छुपकर उसे देखने के लिए महल में पहुंच गया। वह घोड़े पर सवार होकर तेज रफ्तार से चलता हुआ महल के दरवाजे पर जा पहुंचा और वहां एक जगह घोड़ा रोककर उसने अपनी दुल्हन को कमरे में जाकर एक तरफ से देखा, लेकिन वहां पर मौजूद कोई शख्स भी शहजादे को ना देख पाया। शहजादा ने उसे छुप कर देखा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। शहजादा उसकी खूबसूरती में खो गया था और फौरन ही अपने महल में वापस आ गया। वह बहुत हैरान था कि यह मौजा कैसे हो गया। जब शहजादा सुलेमान कमरे में आया तो उसने देखा कि एक तरफ बंदरिया की खाल रखी हुई है। उसने सोचा कि हो ना हो, इस खाल में ही कोई बात है जो वह इतनी खूबसूरत शहजादी एक बंदरिया बन जाती है। उसने सोचा, मैं इस खाल को जला देता हूं,
इसके बाद मेरी शहजादी कभी भी बंदरिया नहीं बनेगी और मैं हंसी खुशी उसके साथ जिंदगी बसर करने लगूंगा। शहजादा पहले ही नज़र में शहजादी पर फिदा हो चुका था। उसने फौरन ही खाल उठाई और कमरे में जलती हुई मशाल से उस खाल में आग लगा दी। जैसे ही खाल को आग लगी, उधर छोटी दुल्हन को अचानक बहुत ही ज्यादा बेचैनी हुई और वह पाजेब उसके पैरों में थी। वह जलने लगी, उसका पर झुलसने लगे। वह जल्दी से बादशाह और मल्लिका से इजाजत तलब करके महल की तरफ रवाना हो गई। लेकिन जब तक वह महल पहुंची, उसके जिस्म का काफी हिस्सा जल चुका था। जब वह कमरे में आई तो शहजादे से अपनी खाल खींच ली और उस आग को बुझा दिया। मगर जब तक खाल का काफी हिस्सा जल चुका था और वह भी बुरी तरह से जल चुकी थी, खाल को शहजादे के हाथ से छीनकर वह भी उसी के साथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। शहजादा उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ही घबरा गया। फौरन हकीमों को बुलाया गया। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादी का इलाज कर ना पाए। किसी तरह भी उसके जिस्म की जलन कम होने का नाम ना ले रही थी। शहजादी को बहुत ही ज्यादा बेचैनी थी। दूसरे मुल्कों से भी तबीबों और हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। कोई भी उस जलन को कम ना कर सका। अब शहजादा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा और परेशान था। पूरी सल्तनत के तबीब हकीम अलग अलग तरह के नुस्खे आजमा चुके थे, अलग अलग तरीके से इलाज कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से जख्मों की जलन कम ना हो रही थी। शहजादी बहुत ही बेचैन थी और दूसरी तरफ शहजादा बेकरार होकर टहल रहा था। वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था कि उसने खाल क्यों जला दी। यह सब उसकी वजह से ही हुआ है। परेशानी के आलम में वह टहलता हुआ महल के बाग में आ गया। उसकी बेचैनी किसी भी तरह से कम ना हो रही थी। वह तेजी से इधर से उधर टहल रहा था। जब टहलते टहलते थक गया तो एक दरख्त से टेक लगाकर वहीं खड़ा हो गया और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, कोई रास्ता दिखा जिससे कि मेरी बीवी ठीक हो जाए। वह इसी तरह अपने दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। इतनी देर में उसे दो परिंदों के आपस में बात करने की आवाज़ आई। उसने नज़र उठाकर देखा तो पेड़ पर दो चिड़ियाँ बैठी आपस में बातें कर रही थीं। शहजादे ने ध्यान से सुना कि वह क्या कह रही है। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से बोली कि तुमने देखा किस तरह छोटे शहजादे सुलेमान की बीबी आग से झुलस गई है। तो दूसरी ने कहा, हाँ, बेचारी बहुत बेचैन है। तो पहले वाली चिड़िया बोली कि वह तो बंदरियाँ थी और वह बंदरिया से इंसान कैसे बनी। तब दूसरी चिड़िया ने कहा कि वह बंदरिया थी ही नहीं, वह तो परिस्तान की शहजादी है जिसका नाम नूरबानो है। शहजादी नूरबानो परिस्तान के बादशाह की बेटी है, लेकिन इसकी एक छोटी सी किसी गलती की वजह से इसे इतनी बड़ी सजा मिल गई और यह इस दुनिया की होकर रह गई। लेकिन उसने क्या गलती की थी? पहले चिड़िया ने कहा, जो इसको बंदरिया बना दिया गया। दूसरी चिड़िया ने कहा, परिस्तान के लोग बहुत ज्यादा कायदे कानून पसंद होते हैं और वहाँ के लोग दुनिया में आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं और परिस्तान में किसी को भी इस दुनिया में आने की इजाज़त नहीं है, और जो कोई भी इस दुनिया में आने की कोशिश करता है उसे सख्त सज़ा दी जाती है। मगर क्योंकि शहजादी नूरबानो परिस्तान के बादशाह की लाडली बेटी है, तो उनकी हर जिद उनके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। इसी तरह एक मर्तबा शहजादी नूरबानो ने दुनिया में आकर घूमने की सैर करने की जिद की, लेकिन बादशाह ने यह जिद पूरी न की और इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन शहजादी नूरबानो परिस्तान के बादशाह की बेटी थी, जिनके सब नाज नखरे उठाए जाते थे, इसलिए यह बहुत ज्यादा जिद्दी भी हो गई थी और अपनी जिद के आगे शहजादी ने किसी की ना मानी और अपने वालिद वालदा को बिना बताए इस दुनिया के सैर के लिए परिस्तान से बाहर आ गई। लेकिन जब मल्लिका और बादशाह को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि हमने शहजादी की हर जिद पूरी की है, लेकिन परिस्तान के कानून को तोड़कर हम शहजादी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते थे, और अब जो सज़ा सबको दी जाती है वही सज़ा शहजादी नूरबानो को भी दी जाएगी, ताकि परिस्तान का कोई दूसरा बाशिंदा ऐसी गलती न करे। और इस तरह शहजादी नूरबानो को परिस्तान के कायदे कानून को तोड़कर इस दुनिया में सैर करने के लिए आने के सबब बादशाह ने गुस्सा होकर इसको बंदरिया बना दिया और यही ज़मीन पर फेंक दिया, ताकि यह कभी भी परिस्तान वापस ना जा सके। और तब से यह बंदरिया की तरह ही इस दुनिया में रह रही है। लेकिन इत्तेफाक से छोटे शहजादे सुलेमान का तीर शहजादी नूरबानो को लग गया, जिससे सुलेमान की शादी नूरबानो से हो गई। लेकिन अब क्या होगा? इस जलन का क्या कोई इलाज नहीं है? कोई तो इलाज होगा, पहली चिड़िया ने कहा। तो दूसरी चिड़िया बोली, हाँ, जिस पेड़ पर हम बैठे हैं, अगर इस पेड़ का फल पीसकर शहजादी के जख्मों पर लगाया जाए तो वह ठीक हो जाएगी।
लेकिन यह दुनिया वाले लोग हैं। महंगी महंगी दवाइयाँ तो खरीदते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की कदर नहीं करते, जिनमें हर मर्ज की दवा मौजूद है। शहजादे ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया और पेड़ से फल चुनकर महल में वापस आ गया। नौकरों की इतनी बड़ी फौज होते हुए भी शहजादे ने अपने हाथों से वह फल पीसकर मरहम तैयार किया और अपनी दुल्हन के जख्म पर लगाने लगा। हैरत अंगेज तरीके से शहजादी के जख्म ठीक होने लगे और फिर कुछ ही देर में वह अच्छी हो गई, लेकिन वह हर वक्त उदास और खामोश रहती थी। इसी तरह 3 दिन का वक्त गुजर गया। शहजादी बिस्तर पर उदासी के आलम में बैठी थी और वही करीब ही कुर्सी पर शहजादा मौजूद था। इतनी देर में कमरे में एक रोशनी सी हुई और परिस्तान के बादशाह और मल्लिका वहां पर आ गए। शहजादी ने जब उन्हें देखा तो वह जल्दी से उठी और उनके कदमों में बैठकर रोने लगी और माफिया मांगने लगी। परिस्तान के बादशाह ने उसको उठाकर गले से लगा लिया और बोले, बेटी तुमने बहुत तकलीफ उठा ली, अब हमने तुम्हारी खता को माफ कर दिया है। रानी ने भी बेटी को गले लगाया और शहजादे के सर पर भी हाथ फेरा। परिस्तान के बादशाह और मल्लिका ने शहजादे और शहजादी को खूब दुआएं दी और कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो तो हमारे साथ परिस्तान चलो और वहीं पर जिंदगी बसर करना। वहां पर तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना होगी। लेकिन शहजादे ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इसी मुल्क में रहकर अपने वालिद और वालदा की खिदमत करना चाहता है। परिस्तान के राजा ने इसकी बात पर खुशी का इजहार किया और कहा है, कोई बात नहीं, तुम यहां पर ही हंसी खुशी जिंदगी बसर करो। इसके बाद परिस्तान के बादशाह और मल्लिका ने शहजादे और शहजादी को ढेर सारी दुआएं दी और वहां से वापस चले गए। उनके जाने के बाद शहजादी बहुत खुश थी कि उसके वालिद और वालदा उससे मिलने आए। शहजादा भी शहजादी को देखकर खुश था। शहजादा शहजादी के पास आया और उसने उससे माफी मांगी। शहजादी ने भी शहजादे सुलेमान को माफ कर दिया और फिर दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।